आपने एप्स्टीन फाइल्स का भी जिक्र किया। आपने इस जंग के आगाज़ पे जब हमारी गुफ्तगू हुई, हमें याद है कि उसमें आपने कहा था कि ईरान जो है वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा, और अब ऐसे लग रहा है कि आपकी सारी जो प्रेडिक्शंस है वो ठीक साबित हो रही है। अल्लाह का फजल है कि जो हमारा तज्जिया था, हमने डिस्कशन की आपके साथ, और वो वाज़ेह हो गया कि जो आपने कहा ना कि उसका किस जाविये से आप देखते हैं कौन जीत रहा है। मेरे ख्याल में 2 राउंड्स हुए हैं इस जंग के, 12-13 दिन तो हो गए हैं। पहला राउंड था जब वो कहते हैं ना कि कमज़ोर के लिए विनिंग बाय नॉट लूजिंग, जो पहला उन्होंने वार किया, उन्होंने उसका मुकाबला भी किया, हुकूमत भी कायम रही और उनकी फ़ौजी सलाहियत भी कायम रही, और जो मकसद था कि रजीम चेंज हो वो नाकाम रहा, और दूसरा मकसद था कि ईरान की फ़ौजी सलाहियत तबाह हो जाए, वो भी नाकाम रही। अब सेकंड राउंड हुआ जब आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई आ गए, एक ट्रांजिशन भी कंप्लीट होगी। पहला राउंड तो था ना, उसको कोई लीडरशिप का भी तो प्रॉब्लम था। अब सेकंड राउंड में हुआ है कि उनकी लीडरशिप क्लैरिटी के साथ आ गई है, उसमें ईरान के पास इनिशिएटिव चला गया है। कुछ जंग तो शुरू की अमेरिका और इजराइल ने, लेकिन इख्तिताम उसका या अब क्या रुख अख्तियार करता है, उसका दायरा वसी होता है, किसको कब हमला करना, ये अब ईरान का फैसला है, और जंग का खात्मा कैसे होगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि ट्रंप अब फंस गया है। यानी दूसरा मरहला आप कह रहे हैं कि शुरू हो गया है इस जंग का, सेकंड वॉर, सेकंड राउंड। अब मुज्तबा खामनेई लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, और ईरान के पास इनिशिएटिव है ये, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ट्रंप अब फंस गया है। वो चाहता है एक फेस सेविंग एग्जिट, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ट्रंप और नेतन्याहू में कुछ फासला भी आ जाएगा। बल्कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आ चुका है जो तेल के ज़खायर के ऊपर हमला किया। वो तो चाहता था ना कि रजीम चेंज, ये रजीम चेंज नहीं, उससे पीछे हट गया ट्रंप का तो ख्याल था ना कि ये तो फंसा दिया गया। मैंने आपको कहा था वो एप्स्टीन फाइल्स की वजह से, और बात वो साबित होगी। आज तो पब्लिक ओपिनियन सर्वे आ गया अमेरिका में कि बेशतर अमेरिकन अवाम समझते हैं कि ये जंग शुरू ही एप्स्टीन की वजह से शुरू हुई है, फाइल को, उसका ब्लैकमेल को ख़त्म करने के लिए और उसका तवज्जो हटाने के लिए, उस हवाले से। और उसके साथ साथ जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि लेकिन दूसरा एक ट्रैक भी शुरू हो गया है, वो है जो कुछ ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है कि जंग का खात्मा हो, सीज़ फायर हो, अमन हो। ईरान इस वक्त कह रहा है कि हम सीज़ फायर नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। जंग बंदी का मतलब है कि जंग रुक जाए, और फिर वो कहते हैं एक और जंग होगी। फिर तो जो अगर जंग रोकनी है तो अमन की तरफ जाएं, अमन मुआहदा हो, और उसकी गारंटी वो मांग रहे हैं, गारंटी मांग रहे हैं। अब इसलिए आज मैंने अभी खबर भी देख रहा था, यरूशलेम पोस्ट एक अखबार है इजराइल का, बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंशियल, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और ओमान ये सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान और आपस में खलीजी ममालिक में। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं सऊदी अरेबिया, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि अब हमने कदम बहुत फूक के लेने हैं सब मुसलमान ममालिक ने, क्योंकि जो ओरिजिनल स्ट्रेटजी थी अमेरिका और इजराइल की वो नाकाम हो गई है। अब उनकी स्ट्रेटजी है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, बिल्कुल गलतफहमियां पैदा करो। बिल्कुल, जैसे ओमान के ऊपर हमला हुआ तो ईरान ने उसकी तरदीद की, ईरान ने कहा हमने नहीं किया। तो अब ये मोसाद वाले, CIA वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर रहे हैं, अजरबैजान के खिलाफ कर लो, तुर्की के खिलाफ कर लो, और बहानाबाजी ईरान कर रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक मौका है, ताकि गलतफहमियां ईरान सऊदी अरेबिया में पैदा हों कुछ, और पाकिस्तान को बड़ा फूक के कदम लेना चाहिए कि हम इसके ट्रैप में ना आ जाए। लेकिन शायद साहब, पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है? यानी एक तो हमने 5 मुतालबात रखे थे सऊदी अरब के सामने कि हमें तेल डेफर पेमेंट्स के ऊपर, और वो जो तमाम मामलात थे वो आपके सामने हैं। एक तो पाकिस्तान उसके ऊपर बात करेगा, लेकिन दूसरा जो गारंटी की बात की है, क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब गारंटी बन सकता है खलीजी ममालिक की तरफ से, और पाकिस्तान गारंटी बन सकता है ईरान की जानिब से? मेरा ख्याल देखें ना, जो खलीजी ममालिक हैं वो तो अमेरिका से बहुत नाराज है ना इस जंग का। जो आप कहना क्या खोया क्या पाया, एक तो जो खोया है कि जो खलीजी ममालिक ने जो 30-40 साल से एक गल्फ ब्रांड बनाया था, दुबई, दोहा, बहरीन, कतर, कुवैत, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, अब बड़ी सुकून की जगह है, रिलैक्स करें, फन इन द सन, वो तो फारग कर दिया ना इन्होंने। और उन्होंने अड्डे भी दिए अमरीकनों को, हथियार भी लिए, असला भी दिया, उनको मेज़बानी भी की, और उनको मिला क्या?
अल्टीमेटली तो अमेरिका ने लेट डाउन कर दिया और वो अपने खत देख लिया यूएई के बिजनेसमैन का, शेख खलफ अल अब्दूर का, कि जी आपको किसने कहा था ये जंग शुरू करें। तो वो तो चाहते हैं कि जंग का खात्मा हो फौरी तौर पर, इमीडिएटली। वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हर जगह ये आग भड़की हुई है। सो एक तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा है उनका एतमाद अमेरिका पर उठ गया, बिल्कुल, और सियासी तौर से भी, फौजी तौर से, दिफाई एतबार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इसलिए हमारा करने में नाकाम पाकिस्तान हो, तुर्की हो, हमारा किरदार और कलीदी हो गया। ये हमारे मुसलमान भाई हैं, कम से कम हम इन पर एतबार कर सकते हैं। और इस वक्त एज वी स्पीक अल्लाह का फजल है कि चाहे रियाद हो या तेहरान हो, हमारी दोनों, और ऑफ कोर्स बीजिंग और तुर्की और एंकारा वगैरह तो है ही है, उसमें भी हमारा एक है एतमाद का रिश्ता। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम एक बड़ी टाइट रोप पे भी बहुत हैं? टाइट रोप है, बहुत टाइट इधर इधर सऊदी अरब है, उधर ईरान है, पब्लिक ओपिनियन भी है, हमारी मुआशी मजबूरियां भी हैं। तो हम अगर सऊदी अरब कहता है आपको कि हम पे दोबारा हमला होता है तो आप हमला करें, जो कि आज उन्होंने कहा मुश्तबा खामनाई ने कि अगर कोई बेस इस्तेमाल मेरा ख्याल होगी, ये मुमकिन नहीं, वो ऐसे मैं ईरान का कोई ऐसा हमला तो नहीं हो रहा उनका, वो तो उन्होंने बेसिस पर जो किए थे, और फिर भी उसके बाद पजेशियान साहब ने कहा भी था कि हम नहीं करेंगे, और हमारे तरफ से बयान भी आया था डार साहब का कि मैंने बात की है ईरान से, और मेरा ख्याल में इनका आपस में बैक चैनल भी शुरू हो गया सऊदी अरेबिया और ईरान का, और ये मामला संभल जाएगा क्योंकि वो खुद इसमें ट्रैप नहीं होना चाहते। अभी तो मकसद है अमरीकनों का और इजराइल का कि इनको लड़ाओ। उनके तो हिकमत अली फेल हो गई है ना, दे हैव फेल्ड अगेंस्ट ईरान। अब कहते हैं ईरान के खिलाफ इनको, और उसने क्या कहा लिंडसे ग्राहम ने, क्यों नहीं सऊदी अरेबिया जंग करता, क्यों नहीं सऊदी अरेबिया जंग में शामिल होता, ये क्या बात है, बड़े गुस्से में कहा उसने। जी, और आपने कतर का स्टेटमेंट देखा है, उनके जो साबिक वजीर आजम है शेख हामिद बिन जासिम, जबरदस्त उन्होंने स्टेटमेंट इसके ऊपर दिया है, और बिल्कुल वो बड़े ज़हीन आदमी है, साबिक वजीर आजम है, उन्होंने कहा है कि ये तो सारा हमें रगड़ा मिलेगा और हमें असलहा बेचेंगे। तो ये जो सोच है, आप देखें यूएई से बयान आया उनके बिजनेसमैन का, शेख खलफ अल अब्दूर का, कतर से बयान उनके साबिक वजीर आजम का आया जो रॉयल फैमिली के हैं, शेख थानी फैमिली, और इवन सऊदी अरेबिया की तरफ से उनका तुर्की अल फैसल का आया कि हम इजराइल से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये आवाज़ें जो हैं ये अक्कासी करती हैं एक अवामी राय की खलीज में कि हमारा बेसिक एनिमी इजराइल है, अमेरिका पर एतमाद नहीं, और मुसलमानों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तो आपके ख्याल में इस वक्त तक ईरान का पलड़ा भारी है? जी, ईरान का पलड़ा, और वो अपनी शराइत को मनवा सकता है। ईरान ने, मैं समझता हूँ कि ये आलमी तारीख में कमाल कर दिया उन्होंने कि जिस तरह मुकाबला किया है, इतना हमला किया जो बेबुनियाद था, जिसका जवाज़ नहीं था, गैर कानूनी, गैर अखलाकी, बिला जवाज़। और इसका मतलब है कि अगर कौम में जान हो तो आप है, और इससे बड़ा अच्छा मैसेज गया। दो बड़ी जंगें हुई हैं जिसमें मुसलमानों को बड़ा हौसला मिला है। एक हमने जो मोदी का मुकाबला किया, एक नई स्पिरिट आई मुसलमानों में। पहले कहा ये मुसलमान बड़े कमज़ोर है, मारे गए, ये बातें करते जान नहीं है। उनके पाकिस्तान में बड़ी जान है। अब ईरान ने भी शो कर दिया है कि अमरीकी और इजराइल की मुश्तरका जारियत का डट के मुकाबला किया और उनकी चीखें निकल गई हैं। उनको तो उनका जो बुत था वो पाश पाश हो गया कि इजराइल के पास बड़ी टेक्नोलॉजी है। ट्रंप तो घबराया हुआ लगता है, बड़ा जो कहते हैं ना पंजाबी में पौंधलिया हुआ है जैसा, वो पता नहीं उसको क्या करूं, रोज बयान तब्दील कर रहा है, रोज पैंतरे बदल रहा है, और अब कह रहा है कि हम जीत भी गए और जंग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ वो बुखलाहट भी है। उस बुखलाहट में कोई एटमी जंग के आसार तो आपको नजर नहीं आते? मेरे ख्याल में ये नेतन्याहू जैसे बदमाश है, क्योंकि इनकी गुफ्तगू में एक और चीज़ मुझे बू आ रही है, तहजीबी जंग की, जिसमें वो एक मजहबी अंसर भी शामिल कर रहे हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन मुसलमानों के खिलाफ। वो कि ये, और उसमें अलक्सा मस्जिद भी बंद कर दी है इन्होंने। किस लिए बंद की है? और उधर लोग कहते हैं कि सोलोमन का टेम्पल था, जो उनका अपना जो व्यू है। तो और लिंडसे ग्राहम ने कहा कि इट्स अ होली वॉर। सो इसी ये खतरनाक है। तो अगर ये जंग चढ़ती गई और ईरान ने तो डट गया है, उन्होंने ना सरेंडर करना है, ना शिकस्त उनकी होनी है, तो फिर ये इनका कोई बैद नहीं। और ये वो मुल्क है जिन्होंने 1945 में भी एटम बम चलाया था, एक एशिया के मुल्क के खिलाफ, यूरोप के खिलाफ नहीं। और खास करके वो जो जजीरा है उनका खराक, उसके ऊपर भी हमले की और कब्जे की आइलैंड जो है बात करें जी, वो कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा क्या उसमें हो सकता है इनका हमला? नहीं, लेकिन वो इनका कोई उधर से एन्क्लेव सा बना लिया जाए, वो मुमकिन नहीं है।
کیونکہ ایران تو اپنا چپا چپا ایک ٹیریٹری کا دفاع کریں گے. تو اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی کی طرف ہم جا رہے ہیں. امن تو میں نہیں کہوں گا لیکن کچھ ڈیفیوژن کی طرف جا رہے ہیں تاکہ آئل پرائسز بھی تھوڑی نیچے جو میں نے کہا تھوڑی سی دوری پیدا ہو رہی ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ میں. ٹرمپ کو پتا ہے کہ اس کی اب پولیٹیکل سروائیول لنکڈ ہے اس جنگ سے, اور اس کے ایڈوائزرز بھی اب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ تو مروا دیا. آپ کہتے تھے امریکہ فرسٹ, یہ اسرائیل فرسٹ ہے. آپ کہتے تھے نو مور وارز, یہ ہو گیا. اور دوسری بات ہے امریکن عوام کے لیے نمبر 1 ایشو اکانومی ہے. اور آگے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں, اور اگر مڈ ٹرم الیکشن ٹرمپ ہار گیا, بی ویری کلیئر آسما صاحبہ, اس کو یہ ڈیموکریٹس چھوڑیں گے نہیں, یہ امپیچ کریں گے. امپیچمنٹ ہوگی پھر تو بات ہی اور ہو جائے گی. بالکل. تو then he is fighting for his political life survival. ٹرمپ جو ہے تو ٹرمپ تو مارا جائے گا. تو اس بکھلاہٹ میں آپ کو لگتا ہے پہلے ایپسٹین فائل سے بچنے کے لیے ایران پر حملہ کیا, اب کوئی بڑی جنگ, اور وہ ٹریپ بھی کیا تھا نیتن یاہو نے, اور یہ بھی جانسا دیا تھا کہ 3-4 دن کی مار ہے, ایران فارغ ہو جائے گا. اور ایران نے سرپرائز دیا اس کے بعد. پھر خوشگوار جو آپ کیسے دیکھتے ہیں, ظاہر ہے آپ ڈیفنس کو بھی بڑے قریب سے دیکھتے ہیں, جو ایران کی کیپیبلٹیز ہیں, جو ان کے میزائل پروگرام ہے, جو ان کے ابھی ابنائے ہرموز میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوسائڈ کشتیاں انہوں نے بنائی ہیں جدید, اور پھر سرنگیں وہ بچھا رہے ہیں, یہ اس نے حیران کیا ہے. اب دیکھیں نا اسٹریٹس آف ہارمز, یہ 10 دن 8-9 دن سے بند ہے نا. ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ میں فوراً کھولوں گا, نہیں کھلا نا. نہیں. اور ایران کے پاس اب خود انہوں نے کہا ہے کہ 6000 نیول مائنز ہیں جو مائننگ ہے, اور وہ اگر وہ مائن کر دیں اسٹریٹس آف ہارمز تو فارغ ہو گیا نا. 6000 مائنز. پھر وہ کہتے تھے کہ ایران از رننگ آؤٹ آف میزائلز. ایران نے جو میزائل مارا ہے جب سے آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای آئے ہیں, 1 ٹن کا ہے, اور اس نے اڑا دیا تل اویو کو اور حائفہ کے جو سب سے بڑی ریفائنری ہے اس کو تباہ کر دیا. بلینز آف ڈالرز. اور جو امریکن اڈوں کو اٹیک ہوا ہے جس میں ان کے تھرڈ بیٹریز تھے, وہ تو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے. ابھی تک امریکہ کا روز کا نقصان, اور کہتے ہیں ٹوٹل وار کا تو 100 بلین ہوا ہے, روز کا 1 بلین اور 2 بلین ڈالرز پر ڈے ہے, پلس جو 15,000 آپ کی فلائٹس کینسل ہوئی, ٹریول, ٹورزم, اکانومی, انرجی, تو اس کے علاوہ جو ان کی کیجولٹیز بھی ہو رہی ہیں. اسرائیل کی تو بہت کیجولٹیز ہو رہی ہیں نا, اس میں تو مکمل سینسر ہے. جی بالکل. اور فوٹو بھی نہیں آ سکتی. جی ایگزیکٹلی. وہ تو کچھ انڈین جرنلسٹ, وہ صرف آ رہی ہے جیسے ویڈیوز کے لوگ پرسنلی کر رہے ہیں. جی, اور انڈین جرنلسٹ نے کچھ وہاں پہ جا کے جو گئے تھے مودی کے ساتھ رہ گئے تھے. لیکن آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایران ہے اس نے اپنے آپ کو جی پی ایس سسٹم سے ہٹایا, یو ایس جی پی ایس سے, اور کوئی چائنیز سسٹم کے اندر. جی بیدو سسٹم. جی آپ دیکھیں نا ان کا کیا کرتے ہیں, $5-10,000 کا ڈرون ہے میڈ ان ایران, وہ فائر کرتے ہیں. اس کو انٹرسپٹ کیا کرتے ہیں, ایک $5 ملین کا $10 ملین کا انٹرسپٹر. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا CNN میں کہ ایک ڈرون کو 11 انٹرسپٹرز آئے ہیں. وہ تو ضائع ہو گئے نا سارے, ڈرون گرا دیا آپ نے. تو ایک سستے ڈرون سے آپ ان کا تیا پانچا کر رہے ہیں. پھر جو ان کے میزائلز ہیں, کروز میزائلز اور خیبر میزائل جو لیٹسٹ نکلا ہے, وہ تو تباہی کر رہا ہے ان کی. خیبر شکن. انہوں نے کہا تھا ان کی نیوی ختم ہوگی, ان کی ایئر فورس ختم ہوگی, ان کی تو صلاحیت قائم ہے, اور ان کو پتہ بھی نہیں کہاں سے لانچ ہو رہے ہیں. تو اس نے دنیا کو, اسی لیے کیا آپ کو لگتا ہے نیتن یاہو, میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ شاید وہ چائنا سے رابطہ کر رہے ہیں, پوٹن کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے خود اپروچ کیا ہے, تو کیا وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ کہیں سے جنگ بند ہو جائے؟ میرا خیال میں یہ ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ چائنا جانے سے پہلے, غالباً کو چائنا کا 31 مارچ سے ہے نا, 2 اپریل, ہاں 2 اپریل تک وہ اناؤنس ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے گا کہ اس سے پہلے جنگ ختم ہو جائے, یہ کٹ آف ہے. اور میرا خیال ہے یہ معاملہ ہو جائے گا, جو اتنے لوگ پڑ گئے ہیں. اور ٹرمپ ول بلنک فرسٹ. میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ اس کی نہیں صلاحیت, ہی از اے مین ان اے ہری. اور وہ جنگجو نہیں تھا, اس کو اس نے پھنسا دیا, اب وہ پھنس گیا. بے وقوفی کی, حماقت کی, میں سمجھتا ہوں اپنی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی حماقت اس نے کر دی. لیکن شاید صاحب جنگ اگر بند ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کا نقشہ کیا ہوگا؟ خلیجی ممالک کہاں کھڑے ہوں گے, ان کا ٹرسٹ لیول کیا ہوگا امریکہ کے اوپر, اور جو اس پورے خطے کی جو جی وہ کیا سچویشن, نیا ورلڈ آرڈر آ سکتا ہے؟ نیو مڈل ایسٹ تو آ گیا نا جی, نیو ورلڈ آرڈر کہہ لیں کہ ایٹ لیسٹ نیو ورلڈ آرڈر اس خطے میں تو آ گیا نا, اور اس کا فائدہ چین اور روس کو ہوگا. امریکہ اعتماد ختم, اسرائیل کو بالکل پرسانا نان گراٹا, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور اس میں مسلمانوں کو بھی آپس میں بھی کچھ سبق سیکھا ہے کہ ہم نے جو اتنا پیسہ ضائع کیا, اب
ट्रम्प गया था इन ममालिक में, कितना पैसा लेके आया? 3 खरब डॉलर्स, 1 ट्रिलियन सऊदी अरेबिया, 1 ट्रिलियन कतर, 1 ट्रिलियन यूएई। हम $1 बिलियन के लिए मांगते हैं, रोल ओवर दे दें प्लीज हमें, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और हम अपना सारा कुछ करने को तैयार हैं। तो हम भी वी शुड लर्न टू बी गुड बार्गेनर्स फॉर दिस थिंग, कि अपना भी रोल अदा करें। हमारा रोल बहुत बनता है पाकिस्तान और तुर्की का खास तौर पर, क्योंकि अब है कि आपके पास सलाहियत है, आप में हिम्मत है और हौसला है, जो हम में भी है और तुर्की में भी। मैंने ये पूछना आपसे कि पाकिस्तान के लिए क्या सबक है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? हम कह रहे हैं कि गवादर की बंदरगाह जो तो हमारी 3 पोर्ट्स हैं, इसको हम फौरी तौर पर एक्टिव कर सकते हैं, एक गुजरगाह हम दे सकते हैं। पहली अपॉर्चुनिटी आपके पास इक्तिसादी है कि जो पाकिस्तान का अशरफिया मुल्क छोड़ के गया, पैसा चाहे हलाल है या हराम है, मैं नहीं कहता जायज़ है या नाजायज़ है, लेके गया, आप उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान करें। आप कहें कि जी तुम वापस ले आओ पैसा अपना, पाकिस्तान वापस आ जाओ, जो भी है, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, बशर्ते कि तुम पैसा यहाँ इन्वेस्ट करो अपने मुल्क में। आपको फिर ना IMF की जरूरत होगी, ना किसी की भीख मांगने की जरूरत होगी। 20-25 बिलियन डॉलर तो आपका फौरन आ जाएगा इधर, अगर वो। और डॉन ने खुद खबर दी थी, आपने देखी थी, वो 3 सालों में 20,000 पाकिस्तानियों ने $12 बिलियन उधर इन्वेस्ट किए। जी बिल्कुल। सो ये अगर 3 सालों में किए तो उससे लगा लें 10 बिलियन भी आपके पास होए, तो आप तो 1-1 बिलियन के पीछे भागते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान एक एतमाद का रिश्ता है। और नंबर 3, ये जो हमारा जो एज अ मेजर मुस्लिम मिडल पावर, हम अपने एलाइज स्ट्रॉन्ग करें, स्पेशली तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, ये ममालिक जो जानदार हैं। बाकी ममालिक भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो लेबर का भी इशू है वो भी हम करें कि जनाब फिर ठीक है, हम तैयार हैं, तो हमें भी कुछ वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, हमें भी ये चीज़ें चाहिए हमारा, क्योंकि हमारा कमज़ोर पॉइंट मईशत है और एम्प्लॉयमेंट का इशू है, तो उसको ठीक किया जाए। और मुशाहिद साहब, जाहिर है कि ये एक तो हमारे अपने लिए सबक ये भी है कि एक तो कौम भी बनना है ना, कि अगर कौम होगी तो लड़ेगी आगे। इंडिया हमारे ऊपर हमेशा से उनका लेकिन ना, तो हमने साबित कर दिया था कि हमने कौम में जान भी है, सलाहियत भी है, हिम्मत भी है, हौसला भी है। ईरानी कौम ने भी ये साबित कर दिया। तो ये जो है ना कि उनको लिए सबक है, हमारे दोस्तों के लिए, कि आपने सब चीज़ आउटसोर्स कर दी थी अमरीकनों को, कि अमेरिका हमें बचाएगा, अमेरिका हमारा माई बाप है, अमेरिका हमारा गॉडफादर है। अमेरिका ने आपकी उनकी तरफ देखा भी नहीं, उन्हें सिर्फ इजराइल की करे। सही। सिर्फ वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं ना कि उसमें तब्दीली आ सकती है। अब चीन, रूस तो ओपनली जो है वो ईरान के साथ खड़े। लेकिन जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो कलैप्स हो रहा है आपके सामने। उसकी बुनियाद क्या थी कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर, इंटरनेशनल लॉ, कानून की पासदारी, अदम मुदाखलत, ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा नाजायज, वो तो कोलैप्स हो गया सारा। अब तो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आपके पास मिलिट्री माइट इज द की थिंग। इसलिए नॉर्थ कोरिया छोटा सा मुल्क है 2.5 करोड़ का, उसका कोई बात करता है क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। और उनका न्यूक्लियर बॉम्ब जो मिसाइल्स है ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो प्योंगयांग से वॉशिंगटन पहुंच सकता है जी। तो उनका खौफ है, डरते हैं ये डरते हैं कमज़ोरों से नहीं, असूली दुनिया तो नहीं ना, वो डरते हैं कि आपके पास हिम्मत और सलाहियत के। तो हमने तो शो कर दिया अपने खत्ते में भी, और अब हमारा जो सफारतकारी है और हमारी फौजी सलाहियत है उसको बरूए कार लाना चाहिए लार्जेस्ट सिक्योरिटी के लिए। और आप और OIC का भी बहुत फेलियर हुआ है, OIC वगैरह ये तंजीमात, UN का भी। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोई नए अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिसमें फौजी भी हो, सिक्योरिटी भी हो, और जिसमें सफारतकारी भी। और कौन लीड करेगा इसको? अब अमेरिका तो उस तरह की पोजीशन में नहीं है। मेरे ख्याल में मैं देख रहा हूँ अगले 10 सालों में 5 मेजर मुस्लिम मिडिल पावर्स इमर्ज करेंगे। पाकिस्तान, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया। एशिया की बात कर रहा हूँ, ये हमारा रोल होगा, और ये एक नेचुरल लीडर्स होंगे। और ब्लॉक भी कोई नया बन सकता है इस पूरे रीजन? तो ये अगर आपस में बैठेंगे, हम चाय पियेंगे तो ब्लॉक ही समझ लें। लेकिन रूस और चीन का किरदार, तो रूस और चीन का हम ग्लोबल साउथ भी है, वो साथ साथ मिलाएंगे। कोर में ये बना लें, आपका इस्लामिक ब्लॉक भी है, आपका ग्लोबल साउथ भी है, और लार्जर हम वेस्ट से भी जुदा नहीं है, हमारा यूरोपियन से बड़ी दोस्ती है। और इस जंग ने ये भी साबित कर दिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कि मगरिब टूट गया है। जी एग्जैक्टली। अमेरिका एक तरफ है, यूरोप एक तरफ है। अब वो स्पेन का आप देखिए, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर आज जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के प्राइम मिनिस्टर ने भी मजम्मत की। तो मगरिब टूट गया है,
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मिडल ईस्ट में बन गया है, मुस्लिम मिडल पावर्स बन रही हैं, चीन रूस का उभरा हुआ है, अमेरिका पर एतमाद ख़त्म हो गया है, इजराइल की नफरत नंबर 1 पर आ गई है, ये तो नई दुनिया पैदा होगी। और पाकिस्तान को आखिरी सवाल आपसे कि पाकिस्तान को ज़्यादा संभल के चलना है, क्योंकि अगर नए ऑर्डर के अंदर भी जाना है तो पाकिस्तान को अपना रोल जो है पाकिस्तान ने कोई साइड्स नहीं लेनी, किसी की तरफ झुकाव नहीं करना, और उसमें बिल्कुल अपने जो कौमी मफाद है सबको साथ, हम ब्रिज बिल्डर और लीडरशिप का रोल अदा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपसे हमेशा वक्त की किल्लत का एहसास होता है। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इतनी गुफ्तगू आपने ज़बरदस्त मतलब वाइंड अप किया है पूरे एक 10-12 दिन की जंग को मुशाहिद साहब ने, और आने वाला जो पेश मंज़र है वो भी बताया है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एजाज़ चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे हम पूछेंगे पाकिस्तान की सफारतकारी और इस रीजन के अंदर क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं ब्रेक के बाद।